भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 336, जो कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस से संबंधित है। धारा 336 लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य कुछ मामलों में। यह धारा एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट या दस्तावेज का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सके, भले ही मूल अधिकारी उपलब्ध न हो। यह न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को रोकने और सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। जहां कोई दस्तावेज या रिपोर्ट जो किसी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने का आशय है। और सरल शब्दों में, जब किसी सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ जैसे फॉरेंसिक लैब से या डॉक्टर द्वारा बनाई गई कोई रिपोर्ट या दस्तावेज को किसी जांच, मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना है, और साथ ही ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी या तो स्थानांतरित हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है या मर गया है, या सरल शब्दों में, वह अधिकारी जिसने रिपोर्ट बनाई थी अब या तो उसका ट्रांसफर हो गया है या वह रिटायर हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी नहीं मिल सकता है या गवाही देने में असमर्थ है, या सरल शब्दों में, वह अधिकारी मिल नहीं रहा है या वह जैसे बीमारी के कारण गवाही देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी की उपस्थिति सुरक्षित करना जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में देरी का कारण बनने की संभावना है। सरल शब्दों में, उस अधिकारी को अदालत में बुलाने से जांच या मुकदमे में काफी देरी होने की संभावना है। न्यायालय ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के उत्तराधिकारी अधिकारी, सक्सेसर ऑफिसर की उपस्थिति सुरक्षित करेगा जो ऐसी गवाही के समय उस पद पर है, ताकि ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर गवाही दे सके। सरल शब्दों में, इन सभी परिस्थितियों में अदालत क्या करेगी? वह उस अधिकारी को बुलाएगी जो उस मूल अधिकारी के पद पर है, यानी उसका उत्तराधिकारी अधिकारी, सक्सेसर ऑफिसर। यह उत्तराधिकारी अधिकारी उस दस्तावेज या रिपोर्ट के बारे में गवाही देगा। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी के बदलने या अनुपलब्ध होने पर भी महत्वपूर्ण साक्ष्य का उपयोग किया जा सके और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा न आए। परंतु कोई भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा विवाद न किया जाए। सरल शब्दों में, यह एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या डॉक्टर को अदालत में गवाही देने के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि उसकी रिपोर्ट को मुकदमे के किसी भी पक्ष, अभियोजन या बचाव द्वारा चुनौती न दी जाए या उस पर विवाद न किया जाए। महत्व: यह अनावश्यक गवाहियों से बचाता है और उन रिपोर्टों को सीधे स्वीकार करने की अनुमति देता है जिन पर कोई विवाद नहीं है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। परंतु यह और कि ऐसे उत्तराधिकारी, लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी की गवाही को ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अनुमति दी जा सकती है। सरल शब्दों में, जो उत्तराधिकारी अधिकारी गवाही देने आएगा, उसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी ली जा सकती है। उसे व्यक्तिगत रूप से अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है। महत्व: यह प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाता है, खासकर जब अधिकारी दूर स्थित हो। इस धारा का समग्र महत्व: न्यायिक दक्षता। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब को रोकती है, खासकर जब मूल गवाह, सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ, डॉक्टर विभिन्न कारणों से अनुपलब्ध हो। साक्ष्य का संरक्षण।
यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड और विशेषज्ञ रिपोर्टों में निहित महत्वपूर्ण साक्ष्य का उपयोग किया जा सके, भले ही मूल अधिकारी गवाही देने में सक्षम न हो। सार्वजनिक सेवा में बाधा को कम करना। यह अधिकारियों को बार बार अदालत में पेश होने से बचाती है, जिससे वे अपने नियमित कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। निष्पक्ष सुनवाई का संतुलन। यह एक ओर प्रक्रियागत गति और दूसरी ओर अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, रिपोर्ट पर विवाद होने पर अधिकारी को बुलाने का अधिकार, भले ही वह उत्तराधिकारी हो, के बीच संतुलन बनाती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग। ऑडियो वीडियो माध्यम से गवाही का प्रावधान आधुनिक न्यायिक प्रवृत्तियों के अनुरूप है और प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाता है। संक्षेप में, धारा 336 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसने एक रिपोर्ट दस्तावेज तैयार किया है, अनुपलब्ध है, स्थानांतरित, सेवानिवृत्त, मृत, नहीं मिल रहा, असमर्थ या उसकी उपस्थिति से देरी होगी, तो न्यायालय उसके उत्तराधिकारी अधिकारी को उस रिपोर्ट पर गवाही देने के लिए बुलाएगा। हालांकि ऐसे किसी भी अधिकारी को तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि उसकी रिपोर्ट पर विवाद न हो। उत्तराधिकारी अधिकारी की गवाही ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ली जा सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 337, यह धारा एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा विचारित न किया जाना, पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, के सिद्धांत से संबंधित है, जिसे आमतौर पर डबल जेपार्डी के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(ड) और भारतीय दंड संहिता के सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए। धारा 337, एक बार दोष सिद्ध या दोषमुक्त व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा विचारित न किया जाना। यह धारा सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार परेशान न किया जाए, जबकि कुछ अपवादों और विशेष परिस्थितियों को भी स्पष्ट करती है। एक व्यक्ति जिसे एक बार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए विचारित किया गया है और ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कन्विक्टेड या दोषमुक्त एक्विटेड किया गया है, जब तक ऐसी दोष सिद्धि या दोषमुक्ति लागू रहती है, उसे उसी अपराध के लिए दोबारा विचारित नहीं किया जाएगा, न ही उन्हीं तथ्यों पर किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए उसके विरुद्ध उपधारा 1 के तहत एक अलग आरोप लगाया जा सकता था या जिसके लिए उसे उपधारा 2 के तहत दोषी ठहराया जा सकता था। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चला और उसे किसी सक्षम कोर्ट ने या तो दोषी ठहरा दिया या बरी कर दिया, तो जब तक वह फैसला लागू है, उस व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह नियम उन अन्य अपराधों पर भी लागू होता है जो उन्हीं तथ्यों पर आधारित थे और जिनके लिए पहले वाले मुकदमे में धारा 244(1) के तहत अलग से आरोप लगाए जा सकते थे, या जिनके लिए उसे धारा 244(2) के तहत दोषी ठहराया जा सकता था, भले ही उन अपराधों का आरोप न लगा हो। उदाहरण, यदि एक को चोरी के आरोप में बरी कर दिया गया है, तो उसे बाद में उसी चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर आधारित आपराधिक विश्वासघात के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 2. किसी भी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध व्यक्ति को बाद में राज्य सरकार की सहमति से किसी ऐसे भिन्न अपराध डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए विचारित किया जा सकता है जिसके लिए उसके विरुद्ध पूर्ववर्ती विचारण में उपधारा 1 के तहत एक अलग आरोप लगाया जा सकता था। सरल शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या बरी किया गया है, तो उसे बाद में किसी अलग डिस्टिंक्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार इसकी अनुमति दे। यह उन अपराधों के लिए है जिनके लिए पहले वाले मुकदमे में धारा 243(1) के तहत अलग से आरोप लगाए जा सकते थे, लेकिन लगाए नहीं गए थे। उदाहरण, यदि का पर हमला करने का आरोप था और उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसने उस हमले के दौरान किसी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था जिसके लिए अलग आरोप लग सकता था,
तो राज्य सरकार की अनुमति से उस संपत्ति के नुकसान के लिए उस पर दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। 3. एक व्यक्ति जिसे किसी ऐसे कार्य से गठित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिससे ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए जो ऐसे कार्य के साथ मिलकर उस अपराध से भिन्न एक अलग अपराध गठित करते थे जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था, उसे बाद में ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए विचारित किया जा सकता है यदि जब उसे दोषी ठहराया गया था तब परिणाम नहीं हुए थे या न्यायालय को ज्ञात नहीं था कि परिणाम हुए थे। सरल शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए दोषी ठहराया गया है, जैसे चोट पहुंचाना, लेकिन बाद में उस कार्य के कारण कुछ नए और गंभीर परिणाम जैसे मृत्यु सामने आते हैं जिससे एक नया अधिक गंभीर अपराध बनता है, तो उस व्यक्ति पर उस नए अधिक गंभीर अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब पहले वाले मुकदमे के समय वह गंभीर परिणाम या तो हुए नहीं थे या न्यायालय को उनकी जानकारी नहीं थी। उदाहरण, खी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया, बाद में चोटिल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। खी पर अब मानव वध कल्पेबल होमिसाइड के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि मृत्यु एक नया परिणाम है। 4. एक व्यक्ति जिसे किसी कार्य से गठित किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया गया है, ऐसी दोषमुक्त या दोष सिद्ध के बावजूद बाद में उसी कार्य से गठित किसी अन्य अपराध के लिए जिस पर वह आरोप लगा सकता था और विचारित किया जा सकता है यदि जिस न्यायालय द्वारा उसे पहली बार विचारित किया गया था वह उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए उसे बाद में आरोप लगाया गया है। सरल शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला और उसे दोषी या बरी कर दिया गया, लेकिन जिस कोर्ट ने मुकदमा चलाया था वह उस अधिक गंभीर अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं, नॉट कॉम्पिटेंट था जिसके लिए व्यक्ति को बाद में आरोप लगाया गया है, भले ही वह उन्हीं तथ्यों पर आधारित हो, तो उस व्यक्ति पर उस अधिक गंभीर अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। उदाहरण, एक द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने गी को साधारण चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया। बाद में पता चला कि चोट गंभीर थी जिसके लिए प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही सक्षम था, तो गी पर अब गंभीर चोट पहुंचाने के लिए फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि पहला न्यायालय सक्षम नहीं था। 5. धारा 221 के अधीन उन्मोचित डिस्चार्ज्ड व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा विचारित नहीं किया जाएगा सिवाय उस न्यायालय की सहमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था या किसी अन्य न्यायालय की जिसकी अधीनता में पहले उल्लिखित न्यायालय है। सरल शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को धारा 281 के तहत उन्मोचित डिस्चार्ज कर दिया गया है, यह दोष मुक्ति से अलग है। यह आमतौर पर सबूतों की कमी पर शुरुआती चरण में होता है, तो उस व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसे उन्मोचित करने वाले न्यायालय की अनुमति न मिल जाए या उस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय की अनुमति न मिल जाए। ध्यान दें, उन्मोचन को दोष मुक्ति नहीं माना जाता। स्पष्टीकरण देखें। मार्ट डेस नॉन डेसिस, इस धारा में कुछ भी जनरल क्लॉज अधिनियम 1857, 1879 का 10 की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। सरल शब्दों में, यह उपधारा स्पष्ट करती है कि यह धारा 337 जनरल क्लॉज अधिनियम 1867 की धारा 26 जो डबल जियोपार्डी के सामान्य सिद्धांत से संबंधित है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 जो एक ही कार्य या लोप के लिए दंडनीय कई अपराधों से संबंधित है के प्रावधानों को निरस्त या प्रभावित नहीं करती है। ये सभी कानून एक साथ लागू होंगे। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन। एक शिकायत को खारिज करना या अभियुक्त का उन्मोचन डिस्चार्ज इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोष मुक्ति एक्विटल नहीं है। सरल शब्दों में, यह स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई शिकायत खारिज डिसमिस्ड हो जाती है या अभियुक्त को उन्मोचित डिस्चार्ज्ड किया जाता है जैसा कि उपधारा 5 में है, तो इसे दोष मुक्ति एक्विटल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे मामलों में अभियुक्त को बाद में उसी अपराध के लिए फिर से विचारित किया जा सकता है, कुछ शर्तों के साथ
क्योंकि उसे बरी नहीं किया गया था। दृष्टांत इलस्ट्रेशंस। ए अ को सेवक के रूप में चोरी के आरोप पर विचारित किया जाता है और दोष मुक्त किया जाता है। वह बाद में जब तक दोष मुक्ति लागू रहती है सेवक के रूप में चोरी या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी या आपराधिक विश्वासघात के आरोप पर विचारित नहीं किया जा सकता है। अर्थ यदि अ को सेवक द्वारा चोरी के आरोप से बरी कर दिया गया तो उसे दोबारा उसी चोरी या उसी घटना पर आधारित किसी अन्य संबंधित अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बी अ को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए विचारित किया जाता है और दोष सिद्ध किया जाता है। घायल व्यक्ति बाद में मर जाता है। अ पर बाद में मानव वध के लिए विचारित किया जा सकता है। अर्थ आ को चोट पहुंचाने की सजा मिली लेकिन बाद में पीड़ित की मौत हो गई जिससे अपराध की गंभीरता बढ़ गई। अब आ पर मानव वध का मुकदमा चल सकता है। यह उपधारा 3 का उदाहरण है। सी अपर सत्र न्यायालय के समक्ष बा के मानव वध के लिए आरोप लगाया जाता है और दोष सिद्ध किया जाता है। अ पर बाद में उन्हीं तथ्यों पर बा की हत्या के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। अर्थ अ को मानव वध के लिए दोषी ठहराया गया था जो हत्या से कम गंभीर अपराध है। चूंकि मानव वध हत्या का ही एक कम गंभीर रूप है और उन्हीं तथ्यों पर आधारित है उसे हत्या के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। डी अ पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा बे को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है और उसके द्वारा दोषी ठहराया जाता है। आ पर बाद में उन्हीं तथ्यों पर बे को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा 3 के अधीन न आता हो। अर्थ अ को साधारण चोट पहुंचाने की सजा मिली, बाद में उसे उन्हीं तथ्यों पर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि चोट इतनी गंभीर न हो जाए कि वह उपधारा 3 के दायरे में आ जाए, यानी एक नया अधिक गंभीर परिणाम सामने आए। ई अपर द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा बे के व्यक्ति से संपत्ति की चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसके द्वारा दोषी ठहराया जाता है। अ पर बाद में उन्हीं तथ्यों पर डकैती के लिए आरोप लगाया जा सकता है और विचारित किया जा सकता है। अर्थ अ को द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने चोरी के लिए दोषी ठहराया। चूंकि द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट डकैती जैसे अधिक गंभीर अपराध की सुनवाई के लिए सक्षम नहीं था, इसलिए आ पर डकैती के लिए दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। यह उपधारा 4 का उदाहरण है। एफ अ बी और एस पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा 2 को लूटने का आरोप लगाया जाता है और उसके द्वारा दोषी ठहराया जाता है। अ बी और एस पर बाद में उन्हीं तथ्यों पर डकैती के लिए आरोप लगाया जा सकता है और विचारित किया जा सकता है। अर्थ अ ब एस को लूट के लिए दोषी ठहराया गया यदि यह डकैती का मामला था, अधिक गंभीर अपराध जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट डकैती का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था, तो उन पर डकैती के लिए दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। यह भी उपधारा 4 का उदाहरण है। समग्र महत्व। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। यह धारा डबल जियोपार्डी के सिद्धांत को लागू करती है, जो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कई बार अभियोजन से बचाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कानूनी निश्चितता। यह एक बार निर्णय लिए जाने के बाद कानूनी मामलों में निश्चितता लाती है, जिससे व्यक्तियों को निरंतर मुकदमेबाजी के डर के बिना अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। न्यायिक दक्षता। यह न्यायालयों को उन मामलों की बार बार सुनवाई करने से रोकती है जिन्हें पहले ही तय किया जा चुका है। अपवादों का संतुलन। यह सिद्धांत के कठोर अनुप्रयोग में आवश्यक अपवादों को भी रेखांकित करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गंभीर अपराधों के लिए न्याय तब भी हो जब नई जानकारी या परिस्थितियां सामने आती हैं या जब प्रारंभिक न्यायालय सक्षम नहीं था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 328 जो लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से संबंधित है। यह धारा अदालती कार्यवाही में लोक अभियोजकों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पीपी और सहायक लोक अभियोजकों
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एपीपी की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करती है। धारा 338 लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति। यह धारा स्पष्ट करती है कि लोक अभियोजक कौन होते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं और किसी आपराधिक मामले में एक निजी वकील की क्या भूमिका होती है जब अभियोजन एक लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जा रहा हो। एक मामले का प्रभारी लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच, विचारण या अपील के अधीन है, किसी लिखित प्राधिकार के बिना उपस्थित हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। सरल शब्दों में, वो जो भी लोक अभियोजक पीपी या सहायक लोक अभियोजक एपीपी किसी आपराधिक केस का इंचार्ज है, उसे उस केस की सुनवाई, चाहे वह जांच, मुकदमा या अपील हो, के लिए किसी भी कोर्ट में पेश होने और अपना पक्ष रखने के लिए किसी लिखित अनुमति या मुख्तारनामा की जरूरत नहीं होती है और उनका पद ही उन्हें यह अधिकार देता है। महत्व, यह लोक अभियोजकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है, जिससे अनावश्यक नौकरशाही की औपचारिकताएं कम होती हैं। तो यदि ऐसे किसी मामले में कोई निजी व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन, किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपने अधिवक्ता, एडवोकेट को निर्देश देता है, तो मामले का प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक ही अभियोजन का संचालन करेगा और इस प्रकार निर्देशित अधिवक्ता लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुमति से साक्ष्य समाप्त होने के बाद मामले में लिखित तर्क, रिटन आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत कर सकता है। सरल शब्दों में, वो कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित पक्ष या कोई अन्य निजी व्यक्ति चाहता है कि उसके वकील को भी मामले में शामिल किया जाए ताकि वह अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चला सके। लेकिन भले ही कोई निजी व्यक्ति अपने वकील को अभियोजन चलाने के लिए निर्देश दे, मुकदमा हमेशा मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक ही चलाएंगे। वो निजी वकील जिसे उस निजी व्यक्ति ने नियुक्त किया है, वह पीपी या एपीपी के निर्देशों के तहत ही काम करेगा। वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। जब केस में सारे सबूत पेश हो जाएं, साक्ष्य समाप्त हो जाए, तो निजी वकील कोर्ट की परमिशन लेकर लिखित तर्क, रिटन आर्ग्यूमेंट्स जमा कर सकता है। महत्व, यह उपधारा स्पष्ट करती है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन का प्राथमिक कर्तव्य राज्य का है, जिसे लोक अभियोजक निभाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अभियोजन पक्ष के भीतर एक समन्वय और नियंत्रण बना रहे और निजी हितों के कारण अभियोजन का दुरुपयोग न हो। यह पीड़ित को भी कुछ हद तक आवाज उठाने का अवसर देता है, लेकिन पीपीएपीपी के समग्र नियंत्रण में। इस धारा का समग्र महत्व राज्य की भूमिका का सुदृढ़ीकरण। यह आपराधिक मामलों में अभियोजन चलाने में राज्य की केंद्रीय भूमिका पर जोर देती है, जिसे पीपीएपीपी के माध्यम से पूरा किया जाता है। दक्षता और अनुशासन, पीपीएपीपी को बिना लिखित प्राधिकार के उपस्थित होने की अनुमति देकर दक्षता बढ़ाती है और निजी वकीलों पर नियंत्रण रखकर कार्यवाही में अनुशासन बनाए रखती है। निष्पक्षता सुनिश्चित करना, चूंकि पीपीएपीपी का कर्तव्य निष्पक्ष रूप से न्याय दिलाना होता है, न कि केवल दोष सिद्धि प्राप्त करना। यह धारा निजी हितों के बजाय न्याय के उद्देश्यों को प्राथमिकता देती है। पीड़ित का प्रतिनिधित्व, निजी वकीलों की सीमित भागीदारी की अनुमति देकर यह धारा पीड़ितों को भी अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन अभियोजन पर समग्र नियंत्रण राज्य के पास रहता है। संक्षेप में, धारा 328 यह स्पष्ट करती है कि लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक को किसी भी आपराधिक मामले में अदालत में पेश होने और बहस करने के लिए किसी लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई निजी व्यक्ति अपने वकील को अभियोजन चलाने के लिए नियुक्त करता है, तो भी अभियोजन लोक अभियोजक ही चलाएगा और निजी वकील उसके निर्देशों के तहत काम करेगा। निजी वकील केवल अदालत की अनुमति से साक्ष्य बंद होने के बाद
लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329 जो अभियोजन चलाने की अनुमति परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन से संबंधित है। धारा 329 अभियोजन चलाने की अनुमति। यह धारा इस बात को नियंत्रित करती है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन यानी मुकदमे में आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करना कौन चला सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियोजन पक्ष कानूनी रूप से सक्षम और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा संचालित हो। एक कोई भी मजिस्ट्रेट जो किसी मामले की जांच कर रहा है या विचारण कर रहा है, अभियोजन को निरीक्षक के पद से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा। सरल शब्दों में, वो अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी केस की जांच कर रहा है या उसका मुकदमा चला रहा है तो वह किसी भी व्यक्ति को अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का पुलिस अधिकारी न हो। यानी एक हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर अभियोजन नहीं चला सकता जब तक कि वह इंस्पेक्टर रैंक का या उससे ऊपर का न हो। लेकिन एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील, गवर्नमेंट एडवोकेट, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अभियोजन चलाने का अधिकार नहीं है। उदाहरण, एक पीड़ित का परिवार अपना वकील नियुक्त करके अभियोजन चलाना चाहता है। उन्हें मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वे न तो एडवोकेट जनरल हैं और न ही लोक अभियोजक। परंतु कोई भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया है जिसके संबंध में अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है। सरल शब्दों में, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी यदि उसने उस अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया है जिसके लिए आरोपी पर मुकदमा चल रहा है। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि जांच करने वाला अधिकारी जिसका काम सबूत इकट्ठा करना है और अभियोजन चलाने वाला अधिकारी जिसका काम उन सबूतों को अदालत में पेश करना है, अलग अलग हों। यह निष्पक्षता बनाए रखने और हितों के टकराव से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। एक जांचकर्ता का हित अक्सर दोष सिद्धि में होता है, जबकि अभियोजक का हित न्याय सुनिश्चित करने में होता है। 2. अभियोजन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता द्वारा कर सकता है। सरल शब्दों में, जो व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के तहत अनुमति मिली हो या जो पीपीएपीपी जैसा कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति हो, अभियोजन चला रहा है, वह या तो खुद ही अदालत में पेश होकर बहस कर सकता है या वह अपना एक वकील नियुक्त करके उसके माध्यम से अभियोजन चला सकता है। इस धारा का समग्र महत्व, अभियोजन पर नियंत्रण। यह धारा आपराधिक मामलों में अभियोजन चलाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करके अदालती कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखती है। निष्पक्षता सुनिश्चित करना, यह जांचकर्ता और अभियोजक की भूमिकाओं को अलग करके न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही व्यक्ति के दोनों भूमिकाएं निभाने से पूर्वाग्रह बियास की संभावना बढ़ सकती है। राज्य की भूमिका का सुदृढ़ीकरण, यह पीपीएपीपी जैसे सरकारी अधिकारियों की प्राथमिक भूमिका को पहचानती है जो सार्वजनिक हित में अभियोजन चलाते हैं। निजी भागीदारी का विनियमन, यह निजी व्यक्तियों को अभियोजन में भाग लेने की अनुमति देती है, लेकिन मजिस्ट्रेट की अनुमति और कुछ सीमाओं के अधीन, ताकि प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। योग्यता, यह परोक्ष रूप से सुनिश्चित करती है कि अभियोजन चलाने वाला व्यक्ति या उसका वकील कानूनी रूप से सक्षम हो। संक्षेप में, धारा 329 बताती है कि कोई भी मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी को भी अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पीपीएपीपी एडवोकेट जनरल के अलावा किसी को भी बिना अनुमति के यह अधिकार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जिसने अपराध की जांच में भाग लिया है, उसे अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभियोजन चलाने वाला व्यक्ति इसे स्वयं या अपने वकील के माध्यम से कर सकता है।